हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है एंड आई होप कि आप लोग सारे जितने भी पार्ट्स इसमें आ रहे हैं वो सारे पार्ट्स आप लोग देख रहे हो। तो आई होप कि आप लोगों को सारे पार्ट्स में जितनी भी टॉपिक हमने डिस्कस की है अब तक वो समझ में आ भी रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि ये आपको बताना है कि मैन एंड बायोस्फीयर ऑफ यूनेस्को के अंदर हमारे कंट्री से कितनी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको कि काउंट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड है कि फर्स्ट आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको काउंट किया जाता है। एंड सेकंड नंबर अगर आप लोग उसका नाम लिख दो तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, जितना भी याद आ रहा है लिखने का कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद याद कीजिएगा क्योंकि ये सारे इतने स्टैटिक चीज़ें हैं ना जो आपको याद करने ही होंगे, लर्न करना होगा, उसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम लोग देखेंगे न्यू रूल्स टू रेगुलेट एक्जॉटिक एनिमल ट्रेड। तो देखते हैं इसमें क्या बातें की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक एडवाइजरी यहाँ पे इशू किया गया है जिसमें कि यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, बहुत सारे एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ है इंडिया में जिसकी इंपोर्टिंग होती है या फिर उसको प्रोसेस भी किया जाता है। तो वो जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ होते क्या हैं। तो एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्लांट और एनिमल ही है जो कि अपने सोर्स हैबिटाट से कहीं नई जगह उनको जो है रिप्लेस किया जाता है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन है। क्योंकि आप देखो कि कहीं पे भी उनका एक नेचुरल हैबिटाट है जहाँ पे वो रह रहे हैं। अब हमारा इंटरवेंशन हो रहा है। अब हमारा इंटरवेंशन कैसे होगा? हमारा इंटरवेंशन इस तरीके से होगा कि मे बी हम लोग वहाँ पे कोई डेवलपमेंट काम करने लगे, उनके एरिया को फ्रेगमेंट कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, वहाँ पे कुछ हम लोग जो है डेवलपमेंट कर दे, या फिर किसी भी तरीके से डेवलपमेंट करेंगे तो फिर वहाँ पे ह्यूमन इंक्लूजन ज़्यादा हो जाएगा, लोगों की आना जाना जो है वहाँ पे बढ़ जाएगी। व्हीकल्स अगर रोड बना दिए, हाईवे बना दिए तो वहाँ पे व्हीकल्स की आना जाना लग जाएगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा ह्यूमन बींग और एनिमल के बीच में। तो ये क्या होता है? ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो जो नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल हैबिटाट होती है ना कोई भी लाइव स्पीसीज़ की, जैसे आप देखते हो पौधे को तो हम लोग ईजिली उखाड़ के फेंक देते हैं अगर हम लोग को वहाँ पे कुछ भी बनाना हो। घर में भी आपके गार्डन है लेकिन आप सोच रहे हो कि उस गार्डन को हटा के प्लेग्राउंड बना दे, तो हमें मिनट नहीं लगता है कि उस गार्डन को पूरी तरीके से हटा दो, पेड़ तोड़ के हटा दो, ग्रास के ऊपर पूरे बालू भर दो, फिर सीमेंटेड करके हम लोग उसको प्लेग्राउंड बना दें। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे हम लोग लाइव स्पेसीज़ को मार दिए, एक्जॉटिक लाइव स्पेसीज़ जो कि हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो यही चीज़ें हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण है। अब यही चीज़ें होगी कि आपके गार्डन में जो भी पौधे हैं, मान लीजिए रोज़ है, सनफ्लावर है, आपके जो भी पौधे हैं उनको आप उठाकर जो है छत के टेरेस पे मीन्स छत के टेरेस पे आप जो है उसको पॉट में प्लांट कर दो। तो क्या होगा कि उनका जो नेचुरल हैबिटाट था, जहाँ पे वो स्टार्टिंग से थे, जहाँ पे वो ग्रो हुए, वहाँ से हटाकर आपने अपने छत पे उसको प्लांट कर दिया। तो इसको कहेंगे एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ हो के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दे रहे हो। तो यही चीज़ें हैं एक्जॉटिक लाइफ स्पीसीज़, हम लोग उसी को कहते हैं जो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण उनकी जगह जो है बदल जाती है। ठीक है, ओनर और प्रोसेसर अगर हम लोग इस तरीके के प्लांट और एनिमल का देखें तो उनके जो स्टॉक है ना उसको रजिस्टर करना होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ और जो भी उस स्टेट के हैं। करेंटली आप देखो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इस तरीके के व्यापार को देखते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे इस तरीके की इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं इस स्पेसीज़ की, और उनका राइट होता है कि वो यहाँ पे इस तरीके का जो ट्रेडर्स है उनकी फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करे। सो ये बातें रही इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं और भी चीज़ें बताई जा रही है कि जो एक्जॉटिक स्पेसीज़ है ना, एक्जॉटिक जो लाइव स्पेसीज़ हैं विल मीन एनिमल्स जो कि यहाँ पे अपेंडाइसिस 1, सेकेंड और थर्ड में होंगे, यानी कि साइट्स का जो कि यहाँ पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, इसके 3 अपेंडाइसिस है। इसके अंदर अगर ये एनिमल है तो इसको हम लोग एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज कहेंगे। और इस तरीके के एनिमल को जो है ना हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसके कोई भी स्केड्यूल में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो टोटल स्केड्यूल यहाँ पे 6 है, लेकिन 5 स्केड्यूल तक हम लोग एनिमल रखते हैं और 6 स्केड्यूल में प्लांट है। तो इसके कोई भी आप देखो कि एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज वही हो सकते हैं जो कि साइट्स के सारे अपेंडाइसिस में, यानी कि 3 ही अपेंडाइसिस होते हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है उनको प्रोटेक्ट करने का। तो अगर उसमें इंक्लूड है तो ही हम लोग उनको बोलेंगे, अदरवाइज वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी भी शेड्यूल में इंटर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आप समझ सकते हो कि किसे हम लोग एक्जॉटिक वाइल्ड लाइव स्पीसीज कह सकते हैं। और साइट्स जो यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, वो भी प्लांट और एनिमल के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन है और जो भी मेंबर कंट्रीज है उन सबको मानना ही होगा। तो आइए पहले अब ये समझते हैं हम लोग कि अपेंडिक्स जो 3 है तो इन तीनों में क्या क्या बातें की जा रही है साइट्स की। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे जो स्पेसीज़ है उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो अपेंडिक्स 1 है
जिसमें आप देखो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है साइट्स के अंदर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अगर कोई भी आपका स्पीसीज़ को रखा जाता है तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। और ये प्रोटेक्शन में आप देखो कि यहाँ पे जो कमर्शियल ट्रेड है, कमर्शियली तरीके से जो व्यापार है उसको भी इसमें बंद किया जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल इंडेंजर टाइप के जो स्पीशीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 250 150 बची हुई रहती है, तो उनको साइट्स 1 में रखते हैं, अपेंडिक्स 1 में रखते हैं। अपेंडिक्स 2 में वैसे स्पीसीज़ को रखा जाता है जिनकी कमर्शियल ट्रेड तो अलाउ की जाती है बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, ठीक है। और अपेंडिक्स 3 में वैसे स्पीसीज़ को रखा जाता है जिसमें ये कहा जाता है ना कि उनकी लीगल ओरिजिन कहाँ है। एक्चुअली जैसे आप देखते हो कि रॉयल बंगाल टाइगर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो है उसकी ओरिजिन है, तो एटलीस्ट एक कंट्री में उसको सेव करने का, कंजर्व करने का काम किया जाए। अगर ऐसा कोई स्पीसीज़ है जिसको कि एक कंट्री में उसको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है तो उसको अपेंडिक्स 3 में रखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 अपेंडिक्स के बीच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ के बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो इसको सिर्फ साइट्स के ही तीनों अपेंडिक्स में रखा जा रहा है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है उसको देख लीजिए। और हाँ, क्वेश्चन आंसर भी करानी है। लास्ट लेसन में जो क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बतानी है। तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एक्चुअली 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जस्ट बिकॉज की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ब्लैक मनी को धुल के वाइट मनी किया जाता है, गलत तरीके से जो पैसे होते हैं, और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, जिस तरीके से टेररिस्ट को पैसे वगैरह दिया जाता है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, और जो भी थ्रेट यहाँ पे कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी में अगर कोई भी तरीके की परेशानी अराइज हो रही है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो क्रिएट किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी बात किया गया है कि जो इलीगल तरीके से वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, गलत तरीके से जो जानवर है उसको चोरी कर कर या फिर छुपा के किसी गलत तरीके से जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड किया जाता है, ये आज के डेट में ग्लोबल थ्रेट है। और यहाँ पे आप देखो कि दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ भी इसको लिंक किया जा रहा है, जैसे कि मॉडर्न स्लेवरी हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग है, आर्म्स का ट्रेड है, जितने भी हथियार वगैरह है उसका भी आप देखते हो कि व्यापार होता है, ड्रग्स की भी ट्रैफिकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ भी आप देख सकते हो जो कि ग्लोबल थ्रेट के अंदर आता है। प्रोसीड जो यहाँ पे किया जा रहा है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में, तो यहाँ पे 23 बिलियन पर ईयर ग्लोबली आप देखते हो कि इस तरीके का इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जो कि कितना बड़ा है। सजेस्ट किया जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है ना उसको यहाँ पे अप्लाइड करना चाहिए, यानी कि जितने भी इस तरीके का कानून है जिसमें कि हम लोग ब्लैक मनी को धुल के जो वाइट मनी कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रोकना चाहिए, और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसके साथ इसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कुरमा ऐप है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये मोबाइल ऐप है, जो एप्लीकेशन है जिसमें कि टर्टल को कंजर्वेशन करने के लिए लाया गया है। आप देखते हो कि टर्टल की बहुत ज़्यादा प्रजाति होती है। एक तो ऑलिव रिडली टर्टल जो कि मोस्ट फेमस है, तो इसलिए यहाँ पे टर्टल को यहाँ पे जो कंजर्व करने की बात की जाती है उसके लिए कुरमा ऐप लाया गया है। यहाँ पे 29 स्पीसीज़ है जो फ्रेश वाटर टर्टल का है, और जितने भी टॉर्टोइज है इंडिया में, टॉर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यही होते हैं, सबसे ज़्यादा चोरी करके इसी को व्यापार किया जाता है। आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ यूज़र डेटा बेस जो है स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बस इतनी ही नहीं यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे लोकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा कि कहाँ कहाँ से हम लोग इस टर्टल को रेस्क्यू भी किए और इसकी रेस्क्यू सेंटर भी कहाँ है। तो इस ऐप में आपको पूरी होल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक्चुअली ये जो ऐप है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है ये याद रखना है। ये है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, जो कि यहाँ पे टर्टल सर्वाइवर अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर ये ऐप जो है डेवलप किया गया है। तो इसलिए ये पूरी बातें याद रखनी है। अब टर्टल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, तो उसको कंजर्व करने के लिए अगर इस तरीके का कोई ऐप क्रिएट किया गया तो उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन थंडर 2020। सो ये बहुत ही रिसेंटली है और इसके बारे में देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट किया गया है इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो WCO है उसके द्वारा। मंथ लॉन्ग ये ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि ये आपका 1 मंथ का था, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का। यहाँ पे 103 कंट्रीज़ थी जो इन्वायरमेंटल क्राइम्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे खड़े हुए थे। एक्चुअली ये 4th इनका सीरीज़ है थंडर ऑपरेशन का, और ये हर साल आप देखोगे कि 2017 से ये स्टार्ट हो चुका है, तो 2017 से लेकर ये चौथा था, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो है वो मेनली फोकस करते हैं वो सारे स्पीसीज़ में जिनको यहाँ पे साइट्स के अंदर जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो मेनली उसी सारे स्पीसीज़ पे फोकस किया जाता है और उनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए जो है ऑपरेशन थंडर चलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन टॉपिक्स थे जो कि न्यूज़ में है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे, और उसके आंसर बता देती हूँ, कुछ आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछी थी, आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है।
सबसे पहला स्टेटमेंट है कि एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश किया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। लेकिन ये यहाँ पे गलत है। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके तहत बनाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कानून को ध्यान से पढ़िए। इन्वायरमेंट में मैक्सिमम आपको ना 8 से 10 कानून देखने को मिलेगा इस तरीके से एक्ट, जिसको अगर आप अच्छे से देख जाओगे ना तो डैम श्योर कि इन्वायरमेंट की क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होगी आपकी। सेकंड आप देख लो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारा, क्योंकि ये भी कानून के तहत बनाया गया ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनाया गया है। साथ ही नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। वैसे भी अगर आप सेकंड के बारे में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो ऑप्शन के थ्रू भी आपको थोड़ा हेल्प कर दिया जाता है कि येस यहाँ पे दोनों में सेकंड है, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब दिमाग आपको लगाना है थर्ड स्टेटमेंट में। तो ऐसे टाइम बचाने के लिए आप लोग इस तरीके का ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये था कि अगर फाइटोप्लैंक्टन ओशन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए कुछ किसी रीज़न के कारण तो क्या होगा। देखिए जो ओशन है वो कार्बन सिंक है, तो ये एडवर्सली अफेक्ट होगा, ये कार्बन सिंक जैसा काम नहीं करेगा। सेकंड है कि फूड चेन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। साथ ही जो ओशन वाटर का डेंसिटी है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज हो सकता है। अब आपको ये ड्रास्टिकली वर्ड से लग रहा होगा कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट नो इट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये कुछ 2013-12 के क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग 2020 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये देखिए 2020 में पूछा गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से ही। तो यहाँ पे आपको बताना है विद रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, इसके बारे में बताइए कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आपका स्प्रेड है। सेकंड है कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है इस पार्क के अंदर। थर्ड है कि ये वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर के बारे में हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2020 में ही कि इनमें से कौन सी आप देखो कि अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इनमें से कौन से लार्जेस्ट एरिया है जो कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के अंदर आता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है, वहाँ पे टाइगर पाया जा रहा है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में, और लार्जेस्ट एरिया आपसे पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं, ये यहाँ पे आप वर्ड प्ले कह सकते हो, क्योंकि मे बी आप इसको इग्नोर करो तो एक आपको जो है बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इस क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रैंथमबोर है, नागार्जुन श्रीशैलम है, सुंदरवन है। तो अब आप सोचोगे कि हाँ सुंदरवन में हो सकता है, रैंथमबोर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा है जिसमें आपको क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे वर्ड प्ले होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, और 2020 के क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हम लोग टॉपिक सब पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना, उसको अगर आप पकड़ना सीख गए तो फिर यूपीएससी आपके लिए कुछ ज़्यादा प्रीलिम्स इतना टफ नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपनी लेसन। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब ये न्यूज़ में क्या है इसके बारे में पूरी बातें देखेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है फिर से बनाया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसमें कि कुछ एक्सपर्ट को भी इंक्लूड किया गया है स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली के। अब देख लेते हैं कि मेनली आप समझिए कि सेंट्रल जू अथॉरिटी है क्या। अब ये कानून के द्वारा बनाया गया। अब देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी कि यहाँ पे भी जानवरों को देखना है, वाइल्ड लाइफ को देखना है, तो ये हमारे जो कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसी के तहत बनाया गया है, जो कि इसलिए इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कि जो भी कानून के द्वारा बनाए जाते हैं बॉडी, कानून को पास करके, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके तहत काम करेंगे। अब यहाँ पे जो ये यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, ये इसके चेयरपर्सन है। यहाँ पे मेंबर भी होंगे और मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक बात है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि नेशनल एफर्ट्स को और ज़्यादा मजबूत बनाना है, जिससे कि हमारी कंट्री की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है ना उसको कंजर्व कर सके। हमारी जो पर्टिकुलर कुछ फौना है उसको हम लोग कंजर्व कर सके, जो कि नेशनल जू पॉलिसी 1998 के तहत आते हैं। साथ ही मिनिमम स्टैंडर्ड और नॉर्म्स लेकर आना है, जिसमें कि जो एनिमल्स की हेल्थ केयर है ना इंडियन जूज़ में, तो उसको सही से हम लोग जो है ठीक कर सके। अब इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन है कि जूस को यहाँ पे देखना कि जू जितनी भी यहाँ पे जू वगैरह है तो उसकी फंक्शन अच्छे से चलते रहनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज जू है उनको भी यहाँ पे देखना है कि जू को रिकॉग्नाइज करना है, डी रिकॉग्नाइज करना है। कुछ इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अगर यहाँ पे आपका जू में है तो उसको भी यहाँ पे देखना है फॉर द पर्पस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है जितने भी एनिमल्स वगैरह है तो उनकी किस तरीके से जो है ब्रीडिंग पर्पस के लिए एक्सचेंज करना है या फिर एक्वायर करना है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है।
टेक्निकल और अदर असिस्टेंस भी जो है जू को प्रोवाइड करना है अगर पुअर मैनेजमेंट या फिर डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो मेनली आप समझ सकते हो कि जितना भी जू को कंजर्व करना या फिर जू में रहने वाले वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने से रिलेटेड जो भी काम है वो यहाँ पे इस अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो कि काफ़ी फेमस है और ये आपको जो है भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा, कंजिका लेक के बगल में। ये फर्स्ट जू था वर्ल्ड में जिसने कि यहाँ पे वाइट टाइगर और जो मिलेस्टिक टाइगर है ना उसकी ब्रीड यहाँ पे देखने को मिली थी और सिर्फ कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सेंटर है पूरे इंडियन पेंगोलियन का वर्ल्ड में, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिसेंटली आप देखो कि जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है ये आपका रिवाइव किया गया है और यहाँ पे इनोवेटिव अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कि जो एनिमल के लिए जो रिसोर्सेज है ना उसको मोबिलाइज करने के लिए, तो अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम इनके द्वारा चलाया जा रहा है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में। साथ ही आप देखो कि जब एक एनिमल या फिर एक बर्ड को अगर अडॉप्ट किया जा रहा है तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ना इस रेनोवेशन प्रोग्राम को केयर करने के लिए, यहाँ पे फीडिंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे आपका लगाया जा रहा है, जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक रिपोर्ट देख लेते हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एक्चुअली इसमें असेसमेंट किया गया है कि कितने अच्छे तरीके से जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको मैनेज किया जा रहा है। तो ये जो असेसमेंट प्रोसेस है ना इसको अडॉप्ट किया गया है IUCN वर्ल्ड कमीशन जो कि प्रोटेक्टेड एरिया फ्रेमवर्क है इस मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन के अंदर, तो उनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। और इसमें कुछ एलिमेंट के ऊपर काम किया जाता है कि जैसे कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसके लिए क्या प्लानिंग किया जा रहा है, किस तरीके से बेटर इनपुट दिया जा रहा है, प्रोसेस कैसा है उनका, आउटपुट कैसा निकल कर आ रहा है, आउटकम्स कैसा निकल कर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। एक्चुअली इसके अंदर क्या है ना कि यहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट है ना तो उसके अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, इफेक्टिव यहाँ पे रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है और साथ ही यहाँ पे कम्युनिटी और जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बिल्ड किया जाता है। वैल्यू यहाँ पे बताया जाता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इस वैल्यू को प्रमोट करने की बात की जाती है। जब तक हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करते तब तक उसको कंजर्व करने के बारे में सोचते भी नहीं है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे सरकार के द्वारा और जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ है उनके द्वारा इसको यूज़ किया जा रहा है जिससे कि वो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया की मैनेजमेंट सिस्टम है ना उसको बेटर तरीके से समझ सके और जिसको मजबूत या फिर उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है इसको बेटर तरीके से समझ सके। अब इस रिपोर्ट के द्वारा क्या बताया जा रहा है ये देख लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पे स्कोर बताया गया है 62.01%, यानी कि 146 जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क है उसको 62 ही % यहाँ पे स्कोर दिया गया है, जो कि अगर ग्लोबल मीन से आप देखोगे ना तो ये हायर है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें कि कैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैनेज किया जा रहा है तो उससे बेटर हमारे इंडिया का है। रेटिंग वाइज अगर आप देखोगे तो 13% प्रोटेक्टेड एरिया वेरी गुड कैटेगरी में, 52% प्रोटेक्टेड एरिया गुड कैटेगरी में, 29% प्रोटेक्टेड एरिया फेयर कैटेगरी में एंड ओनली 6% है जो कि यहाँ पे पुअर कैटेगरी में है। यानी कि हमारे यहाँ जितनी भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पे मैनेजमेंट है वो बेटर तरीके से हो रही है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, जिसको कि सबसे अच्छा खासा स्कोर, हाईएस्ट स्कोर मिला है। और टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा का, जो कि सबसे बॉटम में है। तो ये भी याद रखना है कि हाईएस्ट कौन है और यहाँ पे लोएस्ट कौन है। साथ ही अगर प्रोटेक्टेड एरिया देखें तो वो एरिया होते हैं जिसमें कि ह्यूमन ऑक्यूपेशन होता है और एटलीस्ट अगर रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन देखें तो बहुत लिमिटेड होती है। यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया में आपकी ह्यूमन बीइंग तो रहती ही है लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज का उस तरीके से एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं, बस एक लिमिटेशन उनका रहता है कि हाँ कितना आप यूज़ कर सकते हो। ये जो कानून लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और जो कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व्स है तो ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया के कैटेगरी में आते हैं। आज के डेट में अगर देखें तो इंडिया में 903 प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे कंट्री में, जो कि 5% टोटल जोग्राफिकल एरिया का है। तो चलिए बहुत बेहतरीन बात है। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया है यानी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व्स, तो इस डिफरेंस को अब आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहले समझिए नेशनल पार्क, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे कहा जाता है। तो नेशनल पार्क वैसे पार्क होते हैं जो कि सिर्फ कंजर्वेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं। जो भी ऐसे थ्रेटेंड एनिमल्स या प्लांट्स आप देखोगे जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जिनको कंजर्व करना ज़रूरी है, उनको एक अच्छा खासा हैबिटाट देना ज़रूरी है, तो उसके लिए नेशनल पार्क का इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप देखोगे। और वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया ना कि कोई भी एरिया को
वो यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कहना है कि हाँ ये सर्टेन एरिया है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है, तो ये किसके हाथ में है? ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अब देखिए, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ परमिटेड। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताई हूँ नेशनल डेजर्ट पार्क के बारे में, तो उसमें आप देखो कि जो नेशनल पार्क है, ठीक है, इंडियन डेजर्ट वाला, तो उसमें भी कहा गया कि नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ परमिटेड। तो उसमें से आप सेकंड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं परमिट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ परमिट किया जाता है यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होते हैं ना उस राज्य के, उन्हीं के आपको जो है वो अगर परमिट कर दिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब देखो, मोर देन 100 नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में। तो नेशनल पार्क की कंसेप्ट क्लियर हो गई, तो 3 बातें याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसी एरिया होती है जहाँ पे एनिमल हैबिटाट और उनकी सराउंडिंग्स जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी जानवर अगर रह रहे हैं, जैसे आप देखते हो कि लेपर्ड का कोई रहने का जगह है, उसकी अगल बगल की भी सराउंडिंग्स जो है कहीं ना कहीं थ्रेट है। कल को ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे सरकार जो है ना डैम बना देगी, यहाँ पे सरकार जो है ना मॉल बना देगी, तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर देगी, तो वो जो लेपर्ड का रहने का जगह है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है और उसके सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है ना कि किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, तो उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे बता दिया जाता है। अब अगेन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कहेगा? तो किसी भी राज्य के राज्य सरकार कहेंगे। अब ऐसा थोड़ी कॉमन सेंस आप समझो कि हर एक राज्य में अगर इस तरीके का एरिया है तो वहाँ की सरकार को ही पता होगा ना कि हाँ ऐसा एरिया है, यहाँ पे इतने जानवर रहते हैं, ऐसे स्पीसीज रहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर एक एरिया में जाकर तो नहीं ना देखेगी, तो इसलिए हर एक राज्य के राज्य सरकार के पास जो है इस तरीके का अधिकार है, और वो उनको जो अधिकार मिला है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कानून के तहत मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कानून का कितना इंपॉर्टेंस है। जब से मैं इन्वायरमेंट के लेसन स्टार्ट की हूँ तब से इसी कानून के बारे में पढ़ रही हूँ। सेकंड कानून कौन सा है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये दोनों कानून के बारे में आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स पता होना चाहिए। अब देखिए, कुछ रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड है। नेशनल पार्क में नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है वो अलाउ किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो तो 500 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में, ठीक है। ये दोनों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। नेक्स्ट कमिंग टू द कम्युनिटी रिजर्व्स, या फिर इनको कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं। ये है क्या? ये एक प्रोटेक्टेड एरिया का कैटेगरी होता है जो कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप देखोगे। और यहाँ पे आप देखो इनहैबिटेड एरिया होता है जो कि टिपिकली एक बफर जोन एक्ट करता है कनेक्टर के लिए या माइग्रेशन जो कॉरिडोर होता है उसके लिए, जो कि आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इंडिया में, उसमें ये आपका बनाया गया है। ये कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में भी कॉरिडोर होता है जहाँ आप वॉक वगैरह कर सकते हो, तो ये कॉरिडोर बनाया जाता है जिसमें जानवर वॉक करते हैं। अब मान लीजिए कि शॉर्ट डिस्टेंस में यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब इन दोनों के बीच में वॉक करना है, यहाँ के जानवर यहाँ जाए, यहाँ के जानवर यहाँ जाए, तो इन दोनों के लिए एक यहाँ पे इस तरीके का कॉरिडोर बना दिया जाता है कि ठीक है आप लोग यहाँ पे जो है इस तरीके का अपना घूम सकते हो। तो ये एक इनहैबिटेड एरिया होता है जो कम्युनिटी रिजर्व्स इसको कहते हैं। और इस तरीके के एरिया जो है ना कंजर्वेशन एरिया डेजिग्नेट किया जाता है अगर ये आपका अनइनहैबिटेड हो जाता है और कम्प्लीटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है, और इसको जो है ना कम्युनिटी के द्वारा ही इसको यूज़ किया जाता है उनके लिए। तो ये अब आप समझो कि कोई कम्युनिटी रिजर्व से या कंजर्वेशन रिजर्व से, ये हमारे सरकार के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक ट्विस्ट है, आगे बताऊंगी। लेकिन ये आप समझ गए कि कंजर्वेशन रिजर्व्स जो यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है, तो वैसे एरिया को ही कंजर्व करने की बात की जाएगी जब वो अनइनहैबिटेड होगा, यानी कि वहाँ पे कोई लोग अब नहीं रह रहे और कम्प्लीटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ चुका है। लेकिन आप देखो कि जो राज्य सरकार होते हैं वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कंसल्ट करके ना किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो यानी अब आप क्या समझे फाइनली कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी तरीके से कंजर्वेशन एरिया भी कौन डिक्लेयर करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर करते हैं, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के। ओके, करेंटली आप देखो तो 127 यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व इंडिया में, और मैक्सिमम किस एरिया में है? तो मेघालय वाले रीजन में। तो ये आप समझिए। अब आते हैं टाइगर रिजर्व्स, जहाँ पे टाइगर रहते हैं। तो आप हमेशा देखते हो, अभी भी न्यूज़ में है कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स है, बहुत सारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनको कि टाइगर रिजर्व्स भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज आप देखो इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं ना, यहाँ पे आपका कोर या फिर क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है, यानी कि टाइगर वहीं पे रह रहे हैं, वो उनका रहने का जगह है।
तब कहा जाता है, और मैक्सिमम टाइगर वहाँ पाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि उस एरिया को हम लोग टाइगर रिजर्व्स कह देते हैं। और इसको मैनेज यहाँ पे किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे आप देखो कि जो हैबिटाट यहाँ पे प्रोटेक्शन है, उस लेवल ऑफ डिग्री देखा जाता है कि इनको कितना यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनको कितना प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, किसी तरीके का थ्रेट है कि नहीं है। अगर नहीं है थ्रेट, आराम से वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स रह रहे हैं, तो उनको हम लोग टाइगर रिजर्व्स कह देते हैं। ये हमारा गवर्न किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और आज के डेट में आप देखो 50 टाइगर रिजर्व्स है हमारे कंट्री में। अब यही आपका मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया होता है। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया वो सारे स्पीसीज जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है, ओशन में रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है स्ट्रिक्टली आपका जो है प्रोहिबिटेड होता है, मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। जैसे अगर आप वाटर जो भी सराउंडिंग्स एरिया में, जैसे पार्क वगैरह के अगल बगल आप देखो कि ज़मीन है या पानी है, तो उसमें जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोका जाता है उससे ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया में। ये सारे प्लेस होते हैं जिसमें कि जो नेचुरल और जो हिस्टोरिक मैरीन रिसोर्सेज है, लोकल के द्वारा, स्टेट के द्वारा, टेरिटोरियल के द्वारा, नेटिव, रीजनल और नेशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये तो सिंपल आप समझ गए, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये भी आप सोचते हो कि ये है क्या? तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स वैसी जगह होते हैं ना जिसको कौन ढूंढता है? यूनेस्को। यूनेस्को इसको डेजिग्नेट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक जगह है जो कि हम लोग इसको बायोस्फीयर रिजर्व्स कह सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपका कोस्टल इकोसिस्टम भी आ सकता है कि कोस्टल जोन में भी अगर कोई एरिया है, या फिर ज़मीन में भी कोई एरिया है, या फिर पानी वाला भी एरिया है, तो सारे एरिया को कह सकते हैं मिलाकर ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आपका 3 पार्ट में, जो कि अभी हम लोग ऊपर देखे थे, कोर हो गया, बफर हो गया, ट्रांजिशन हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारे इंडिया में, जिसमें 13 जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है, जिसको कि यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम हम लोग कहते हैं। तब आपको यहाँ पे करेक्ट तो पता चल गया। देखिए अभी ये 13 कहा जा रहा है, मे बी 1 ऐड हो चुका होगा, ऊपर हमने 12 पढ़ा था लास्ट लेसन में, ठीक है। तो 13 याद रखिए। और ये अब आपको आंसर तो मिल गया सेकंड का, फर्स्ट का, लेकिन सेकंड आंसर आप लोग बताइए कि कौन कौन से यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन डेजिग्नेट करते हैं? तो इंटरनेशनल यूनेस्को है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी देखते हैं। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स रहती है, बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे आपका बनाया गया, उनके नेचुरल हैबिटाट को कंजर्व करने के लिए बर्ड सेंचुरी बनाया जाता है। हमारे कंट्री में मोर देन 70 बर्ड सेंचुरी है। नेशनल कंजर्वेशन जोन होता है, ये एनजीटी आप जो देखते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके द्वारा एक फ्रेश कमेटी बनाई गई थी, जो कि वो ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कितना नेशनल कंजर्वेशन जोन जो है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें प्रिपेयर की गई थी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे आप देखो कि जो नेशनल कंजर्वेशन जोन है, इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें ना, तो एक्चुअली ये नेचुरल एरिया होता है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ उसको कंजर्व करने की बात की जाती है। स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रिक्लूड किया जाता है कंस्ट्रक्शन, जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए या फिर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, ऐसा जोन होता है जहाँ पे मेनली हम लोग को स्पीसीज़ को जो है ना कंजर्व करना है। तो उसमें किसी भी तरीके का काम ना हो, ऐसा ना हो लोग घर बना दे, ऐसा ना हो कोई बिल्डिंग खड़े कर दे, ऐसा ना हो टूरिज्म एरिया उसको बना दे। तो ये सारी चीज़ों से इसको बचाने के लिए जो है कोई एरिया को नेशनल कंजर्वेशन जोन जो है बता दिया जाता है। वैसे ही प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन भी बनाया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। ये आप देखो कि जो कावेरी डेल्टा रीजन है ना, उसको इन्होंने कह दिया है कि ये प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है, यानी कि ये आपका स्पेशल जोन है फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए। तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। कावेरी डेल्टा जोन आप देखो तो यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु के तंजावर, तिरुवर, सारे इंपॉर्टेंट आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं। इसको जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, ये इंश्योर किया गया है कि पर्टिकुलर रीजन जो है ना, वो यहाँ पे कुछ परमिशन ग्रांट नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके के नए प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि इस एरिया में आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाने की सोचनी भी नहीं है, ऐसा इस जोन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब देखिए तमिलनाडु के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, तो देखते हैं आगे चलकर और भी राज्य होंगे जो कि इस तरीके का अपने यहाँ स्पेशल प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके अगर मीनिंग आपको पता है तो फिर आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे बस एक ही डिमांड किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज कितना है, या फिर उसका फंडामेंटल आपको क्लियर है कि नहीं, बस। उससे ज़्यादा आपको वो कभी नहीं ऐसा वो पेपर बनाते हैं ना जिससे आपको ये लगे कि आपसे साइंटिस्ट वाला दिमाग सोच रहे हैं, या फिर आप कोई भी टॉपिक में एकदम पीएचडी करके बैठ जाओ, कोई भी सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठ जाओ, ऐसा यूपीएससी कभी नहीं चाहते। वो जनरलाइज्ड पेपर बनाते हैं और एक जनरलाइज्ड कैंडिडेट ही उनको चाहिए, जिनको उनको जो है ना हर एक टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज हो, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप समझने की कोशिश कीजिए। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे यहाँ, 50 टाइगर रिजर्व्स कहा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके इनकी लोकेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड में आप देखो तो राजाजी टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है लेकिन इसको टाइगर रिजर्व्स भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट है, पिलबिट है, दुधवा है, ठीक है।
आसाम में आओगे तो मानस टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में तो रैंथमबोर है, और महाराष्ट्र में टाडोबा है। टाइगर रिजर्व्स मैं भी आपसे पूछी हूँ कि क्रिटिकली टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताना है उनके लार्जर एरिया को लेकर। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स का ये एक पूरा आपको गुच्छा दिखने को मिलेगा जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। बांदीपुर, सत्यमंगलम, मुदुमलाई, वयनाड और नागरहोल। और केरल में आपका है पेरियार टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं अदर प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज़ में रहे हैं, कुछ कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 2020 में देखे होंगे 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे ना यूपीएससी के इन्वायरमेंट सेक्शन से जो कि आपका नेशनल पार्क में था। तो आप समझ सकते हो 4 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इस सारे नेशनल पार्क को अच्छे से कवर कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन आपके हाथ में है। ठीक है, दिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क अगर हम लोग देखें बायोस्फीयर रिजर्व, तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि 7 वेल ड्रिल्स यहाँ पे जो है इस पार्क के अंदर डिसीजन लिया गया कि वो ड्रिल किया जाएगा। 7 वेल, 7 कुएँ। ठीक है, रिवर्स क्या क्या है यहाँ पे आप देखो कि पार्क जो है वो लोहित और ब्रह्मपुत्र रिवर से ये सराउंडेड है नॉर्थ में, और दिब्रू रिवर है साउथ में। तो ये जो नेशनल पार्क है ये आपको दिब्रू रिवर देखने को मिलेगा, उसी के नाम पर है ये। तो ये साउथ में है और ऊपर कौन है, लोहित और ब्रह्मपुत्र है। फॉरेस्ट कैसा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आसाम में है। नो सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोगों को पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, थोड़ा डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, लिथोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट भी है। लार्जेस्ट अगर सैलिक्स स्वैम्प फॉरेस्ट अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही है। फौना कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखिए ये दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क जो है ना ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, एंड जितने भी प्रजाति के बारे में हमने पढ़ा है जैसे टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, स्मॉल इंडियन सेवेट, गैंगेटिक डॉल्फिन, स्लो लेवरिस, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं वो सब आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ समझिए। पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। ये आप लोग इसको, ये बहुत फेमस है क्योंकि इसको मिनी काजीरंगा कहते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पे राइनोज का देखने को मिलता है, और सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ है, तो आसाम में है। ठीक है, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद आपको देखने को मिलेगा। पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में आपका डिवाइडेड है। एक तो आता है जंगल वाला एरिया, एक आता है ग्रासलैंड जिसमें कि आपका घास वगैरह होते हैं, एक वाटर बॉडीज़ वाला एरिया होता है। तो पवितोरा में आपको 3 एरिया देखने को मिलेगा। रिवर कौन कौन से, तो गंगा बील है साउथ में और ब्रह्मपुत्र रिवर है नॉर्थ में। फौना कौन कौन से, तो यहाँ पे भी काफ़ी प्रमुख प्रजाति पाए जाते हैं जैसे कि लेपर्ड है, एशियाटिक यहाँ पे वाटर बफेलो है, जंगली कैट है, फ्लाइंग फॉक्स है, और फिशिंग कैट यहाँ पे पाए जाते, तो बार्किंग डियर भी यहाँ पे पाए जाते, तो याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क क्योंकि बाढ़ आया था तो काफ़ी न्यूज़ में था। काजीरंगा जो है फ्लड सिचुएशन के कारण बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ थे जिनकी जान चली गई थी। तो ये पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 1985 में, और टाइगर रिजर्व ये 2006 में बना था। ये इस पार्क को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी कहा जाता है। ये बर्ड एरिया डेजिग्नेट करने वाले कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखते हैं कि हाँ किस किस नेशनल पार्क में, किस किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा बर्ड की जनसंख्या है और डिफरेंट स्पीसीज़ है, डाइवर्सिटी है बर्ड की जनसंख्या में, तो फिर उनको जो है यहाँ पे बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरिया भी कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिवर कौन कौन है, तो ब्रह्मपुत्र है, दिप्लू है और धांसीर भी है। ओके, और भी देख लीजिए यहाँ पे जंगल कैसे हैं। तो आसाम एरिया में आपको जंगल कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे एलिवेटेड ग्रासलैंड है, एलिवेटेड सवाना वुडलैंड है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फौना अगर देखें तो राइनोसेरस यू नो वेरी वेल, टाइगर, लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरा अगर आप देखोगे तो कुछ नाम याद कर सकते हो, कॉटन ट्री है, एलिफेंट एप्पल है, इंडियन गूसबेरी है। माइग्रेटरी बर्ड अगर देखें तो इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लो कि कौन कौन से बर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व्स जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा एक सेकंड, दिब्रू सिकोवा ये आसाम में है। देखिए यहाँ पे आसाम लिखा हुआ है और ये तीनों इसी के अंडर में, लेकिन फिर भी मैं इसको ना दिबांग दिहांग से कंफ्यूज हो रही थी जो अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो सॉरी फॉर डैट, ये आसाम में ही है दिब्रू सिखोवा, तो ये याद रखिएगा। पवितोरा एंड काजीरंगा ये 3 ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नेशनल पार्क थे जो कि इस बार न्यूज़ में थे। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो कि पक्के टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, ये इतने आसपास है और नाम भी इतने सिमिलर है ना, तो कुछ ना कुछ जब पढ़ाते रहती हूँ तो ध्यान में लोकेशन आते हैं तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली अगर पकड़ टाइगर रिजर्व्स देखें तो इसमें इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, वो भी कोविड-19 के लिए।
तो यहाँ पे आप देखो कि ईस्टर्न हिमालय के फुटहिल में है ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। रिवर अगर देखें तो ये कामेंग रिवर में ही आपको देखने को मिलेगा वेस्ट और नॉर्थ में, और पक्की रिवर जो है वो ईस्ट में है। तो पक्की टाइगर रिजर्व ये रिवर के ही नाम पे है। फॉरेस्ट अगर आप देखोगे तो सेमी ग्रीन है, लो लैंड और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ईस्टर्न हिमालय है। फौना की बात करूँ तो बार्किंग डियर है, हॉक डियर है, एलिफेंट है, तो ये भी याद रखना है आपको। कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक का दो यहाँ पे नेशनल पार्क है, बांदीपुर एंड नागरहोल। तो बांदीपुर जो कि आप देखो कि कर्नाटक में चरम जन नगर में ये चरमजा नगर चरमरंजन नगर में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। नीलगिरी बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो लार्जेस्ट हैबिटाट है, वाइल्ड एलिफेंट जो है बहुत पाए जाते हैं। ये 3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नेशनल पार्क, जो कि नागरहोल भी है कर्नाटक का, वयनाड केरल का है और मुदुमलाई तमिलनाडु का है। यहाँ पे आपका होता है ये बाउंड्री शेयर करते हैं ये 3 आपके जो अदर नेशनल पार्क है उसके साथ। रिवर कौन कौन सा है तो काबिनी रिवर है नॉर्थ में और मोयार रिवर है साउथ में, तो ये याद रखना है। फॉरेस्ट अगर देखें तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है। फौना कौन कौन है तो थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है इंडिया में बांदीपुर में, जो कि इंडियन एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, धोले हो गया। क्योंकि आप देखो कर्नाटक जो है ना वो सेकंड नंबर पे है नंबर ऑफ टाइगर 524 है, और फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है जिसमें 526 टाइगर है, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में ये प्लेस करेंगे रोड एडजेसेंट, जो कि यहाँ पे नेशनल आपका नागरहोल नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। जिससे कि जो फॉरेस्ट की कानून है ना उसके साथ ये अच्छे तरीके से कंप्लाइंस हो और जो रोड किल हो रहा है वो मिनिमम हो, उसके लिए यहाँ पे आपका काम किया जा रहा है। नेशनल ये जो पार्क है ये आपका कोडागू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर, मुदुमलाई और वयनाड सेंचुरी आप देखोगे तो ये नागरहोल नेशनल पार्क के ही एडजेसेंट में है, बगल में है। तो ये नागरहोल रिवर है जो कि यहाँ पे फ्लो करता है इस पार्क में, इसलिए इसका नाम है। साथ ही काबिनी रिवर से ज्वाइन करता है। और फौना में आप देखोगे तो ये चीटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ का, मॉस्क डियर है और रडी मूंगूज है यहाँ पे, और साथ ही ग्रे लंगूर है। तो बहुत कुछ है जो कि आप देख सकते हो। देखिए फौना कभी याद नहीं होगा आपको और फौना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसकी आप फॉरेस्ट देख सकते हो, उसकी रिवर्स वगैरह देख सकते हो, ये पूछा जा सकता है। केरल की बात करें तो यहाँ पे पेरियार जो टाइगर रिजर्व से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है और हाईएस्ट पीक में भी कोटामल्ला है, तो उसी में ये लोकेटेड है, याद रखना है। और ये सिचुएटेड है कार्डेमम हिल में, पंडमल हिल में, जो कि सदर्न वेस्टर्न घाट में है। रिवर क्या क्या है तो मुल्ल्यार, पंबा और पेरियार रिवर है, तो पेरियार रिवर के ही नाम पे है। साथ ही साथ आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखो तो यहाँ के जो ट्राइब्स है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट कैसा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। और ये ओनली यहाँ पे साउथ इंडियन कॉनिफर जो आपको देखने को मिलेगा। फौना तो आप देख सकते हो लगभग सब एक ही जैसे है, ठीक है। आते हैं महाराष्ट्र के टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का उसमें लोकेटेड है, और ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है टाडोबा, तो इसलिए याद रखिएगा। अंधेरी रिवर है ये, इसलिए ये रिवर के ही नाम पे है। फॉरेस्ट अगर देखें तो सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टिक फॉरेस्ट है यहाँ पे। और फौना की तो क्या बात करूँ रैंथमपुर टाइगर रिजर्व देख लेते हैं जो कि राजस्थान का है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये आपका जो मोदपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पाया गया है। अरावली और विंध्या हिल्स रेंज का जो यहाँ पे जंक्शन है उसमें आपको रैंथमपुर देखने को मिलेगा। 1973 में यह आया था और ये वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स है जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स के अंदर इसको लाया गया है। रिवर अगर हम लोग देखें तो बानस रिवर है और चंबल रिवर है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस इसका फॉरेस्ट है, तो जो एरिया है उसके हिसाब से ही वहाँ की फॉरेस्ट है, तो उसको भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में देखें तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि तमिलनाडु में है। और कॉमनली यहाँ पे वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर, ये सब जो है इसके बाउंड्री शेयर करते हैं। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का ही पार्ट है, अभी हमने ऊपर भी देखा था। मोयर रिवर है यहाँ पे। और फौना की तो क्या ही बात करूँ। उत्तराखंड में अगर देखें तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो रिसेंटली उत्तराखंड जो है यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र को अलाउ किया गया है गंगोत्री नेशनल पार्क में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, जिससे कि यहाँ पे जो है आईटीबीपी के जो पर्सनल है ना वो यहाँ पे मूवमेंट कर सके। तो इस गंगोत्री नेशनल पार्क में जो है एक रोड बनाने के लिए परमिशन दे दिया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि रिवर गंगा की ये ओरिजिन है, और ये गंगोत्री नेशनल पार्क के ही अंदर है। ये टिपिकल हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम में है, तो इसको भी याद रखना है। भागीरथी रिवर जो है आपको गंगोत्री नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। और स्नो लेपर्ड हो गया, भारल हो गया, और ब्लू शिप है, ब्लैक बियर है, तो ये सारे कुछ ऐसे फौना है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क जो कि हम लोग ने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स को अच्छे तरीके से आप लोग अपने एंड पे कवर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप
आप लोग को पेपर देना है और अल्टीमेटली आप लोग ही उस पेपर में से जो आंसर निकाल सकते हो बेटर तरीके से अपने प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एक साल में जितने भी आपकी जानवर, पक्षी, पौधे जो भी न्यूज़ में थे, कुछ नए डिस्कवर किए गए, तो फिर से हम लोग उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अच्छी लिस्ट है, ये 2-3 पेज की लिस्ट है। तो एक काम करती हूँ कि नेक्स्ट लेसन जो है पर्टिकुलरली इसी के ऊपर रहेगा। तो वो आप लोग का टाइटल में जब लिख देती हूँ ना, तो आप लोग को जिस हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग को रिवाइज करने का ज़रूरत होगा, तो एक एक टाइटल, एक एक टॉपिक आपको देखने को मिलता है, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी रिविजन कर सकते हो। तो इसको मैं नेक्स्ट लेसन में रखती हूँ, जिसमें कि हम लोग सिर्फ फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू।